हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है। और आज के इस पूरे टॉपिक में बात करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है। किसी भी स्थिति को दूसरे नाम से कहते हैं आर कामा थीटा। ठीक है। किसी भी स्थिति में बोल सकते हो आप, या फिर बोल सकते हो आर कामा थीटा स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाइएगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में या फिर आर कामा थीटा स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आज का टॉपिक है। इसके लिए आपको क्या करना है, देखो वैद्युत द्विध्रुव के कारण आपको निकालना है सब कुछ। तो सबसे पहले आप वैद्युत द्विध्रुव बना लो। ठीक है। पहला काम आप करेगा, आप वैद्युत द्विध्रुव बना लो। और आप ये जानते हो वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बनता है। ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव जो है आपका माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बनता है, जिनके बीच की दूरी 2L होती है। ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 2L। और ये इसका होता है सेंटर। ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव का सेंटर होता है O। तो जब आपने वैद्युत द्विध्रुव बनाया तो वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण आप जानते हो। वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, और इसका फॉर्मूला आपको पता है, P इज इक्वल होता है Q इंटू 2L। ठीक है। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है। आगे फिगर में और बात करते हैं। जब आपने वैद्युत द्विध्रुव बना लिया उसके बाद आपको क्या करना है, किसी भी स्थिति में आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। आप जो इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने बात करा था उसमें आपका था एक अक्षीय स्थिति, ठीक है, और एक था निरक्षीय स्थिति। ठीक है। अक्षीय स्थिति में क्या था आपका कि आपको सिर्फ एक्सिस पे बनाना था, और निरक्षीय स्थिति में आपको 90 डिग्री पे बनाना था। ठीक है। अक्षीय स्थिति में आपको अक्ष पे बनाना था और निरक्षीय स्थिति में 90 डिग्री पे आपको बनाना था। ठीक है। पर यहाँ पे आपको कोई कंडीशन नहीं है, आप चाहे जहां पे भी बना सकते हो। ठीक है। चाहे जहां का मतलब है इसके सेंटर से थीटा एंगल पर आप कहीं पे भी एक बिंदु P मान लो। ठीक है। ये ध्रुव के सेंटर से थीटा कोण पे R दूरी पर एक बिंदु P मान लो। उस P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी रहेगी। आप चाहे यहाँ ले लो, चाहे इधर ले लो, चाहे इधर ले लो, चाहे नीचे, इधर, इधर, इस जगह, चाहे जहां पे भी ले सकते हो, क्योंकि इसकी स्थिति फिक्स नहीं है, आप किसी भी स्थिति में ले सकते हो। ठीक है। तो मान लेते हैं कि थीटा कोण से R दूरी पर एक बिंदु P है और इसी बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा काम है। जैसे मान लो ये आपका माइनस क्यू प्लस क्यू का वैद्युत द्विध्रुव है। अगर आप इस पे द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा निकालो तो द्विध्रुव आघूर्ण की आप दिशा जानते हो, माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू की तरफ चलती है। ठीक है। और इस वाले फिगर में अगर आप द्विध्रुव की दिशा बताना चाहो तो द्विध्रुव की दिशा माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू की तरफ होती है। ठीक है। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है, माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू की तरफ। अब अगला काम है आपका, आप ये जानते हो कि अगर ये एक वेक्टर है तो इससे जो भी एंगल या फिर जो भी लाइंस थीटा के साथ जुड़ी हुई होती है उसको कॉस के साथ में लिखते हैं, और जो उसके 90 डिग्री या फिर उसके लंबवत होता है या फिर उस लाइन से टच नहीं रहता है उसको साइन के साथ में लिखते हैं। ठीक है। जैसे सपोज ये आपका कोई वेक्टर है जो थीटा एंगल से जुड़ा हुआ है और ये थीटा से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है। ये ए है, तो जो थीटा से जुड़ा हुआ होता है उसको कॉस के साथ में लिखते हैं ऐसे, ए कॉस थीटा, और जो थीटा के साथ में लाइन नहीं टच रहता है, जैसे ये थीटा के साथ में टच नहीं है तो उसको साइन के साथ में लिखते हैं। ठीक है। तो ठीक वैसे ही अगर मान लेते कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ आपके द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, ये वाली एक लाइन है। ठीक है। और इस वाली लाइन पे आपको अगर विद्युत क्षेत्र का या फिर ये द्विध्रुव आघूर्ण का घटक बताना हो तो ये थीटा के साथ में लिखा गया, मतलब ये मिलेगा आपको P cos थीटा। और एक लाइन आपको ऐसी भी चाहिए
तो इस पे हम एज्यूम करते हैं एक ऐसी लंबवत रेखा, ठीक है, एक लंबवत रेखा मान लेते हैं। और जैसे ही आप लंबवत रेखा मानते हो तो आपको इसका जो दूसरा वाला घटक मिलेगा इस तरीके से, ठीक है, और इसका नाम होगा P sin थीटा, बराबर, इसका नाम क्या है, P sin थीटा। अब आगे ये लंबवत लाइन पे आई है, इसका मतलब है कि अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये आपका निरक्षी के केस में चलेगा, और ये वाला आपके एक्सिस पे आया है, इसका मतलब है कि ये अक्षी के लिए है ना। सुनना, जो P cos थीटा आपको मिला है वो P cos थीटा को कहते हैं अक्षीय स्थिति में आया है आपका, और जो P sin थीटा है ये आपका निरक्षीय स्थिति में आता है, ठीक है। जैसे ये थीटा एंगल से सटा हुआ है तो ये आपके एक्सिस पे ही है और ये आपका लंबवत है, ठीक है। तो A cos थीटा जो था आपका एक्सिस पे था, और जो A sin थीटा था वो आपका एक्सिस पे नहीं था। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह सकते हो कि जो आपका P sin थीटा है वो निरक्षीय स्थिति के लिए आपको घटक मिलेगा, ठीक है, और जो आपका P cos थीटा है वो अक्षीय स्थिति का एक घटक है, ठीक है, वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक घटक है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब आपको इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना था, तो बिंदु P पे जब आप वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो आपको क्या करना है, जैसे आप इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना चाहोगे, तो जब मान निकालने जाओगे तो आपको अब इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र के दो घटक मिलेंगे, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के दो घटक मिलेंगे। एक को कहते हैं त्रिज्यक घटक, जो ऐसे आपके अक्ष पे जाता है, ठीक है, एक का नाम होता है त्रिज्यक घटक और उसको दिखाते हैं ER से, जो आपके अक्ष से होते हुए जाता है, और एक होता है आपका ऐसे लंबवत, उसको कहते हैं लंबवत घटक, जिसको कहते हैं हम लोग E थीटा, ठीक है। एक आपको घटक मिलेगा वैद्युत क्षेत्र का त्रिज्यक घटक और दूसरा वैद्युत क्षेत्र का घटक मिलेगा लंबवत घटक, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र के दो घटक मिलेंगे, एक होगा आपका त्रिज्यक घटक और दूसरा आपका होगा लंबवत घटक, ठीक है। त्रिज्यक घटक को ER से दिखाते हैं और लंबवत घटक को E थीटा से दिखाते हैं, ठीक है। और जो आपका त्रिज्यक घटक है वो त्रिज्यक का मतलब होता है अक्षीय वाले में और लंबवत का मतलब होता है निरक्षीय वाले में, ठीक है। आगे सुनना, जब आपने अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकाला था तो आपको क्या मिला था, 1/4πε0 2p/r³ और निरक्षीय वाले के लिए 1/4πε0 p/r³, यही मिला था फॉर्मूला। अब ध्यान से देखना, जब आपने अक्षीय स्थिति के लिए घटक निकाला था तो P के साथ में क्या आया है, cos थीटा, तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है P के साथ में cos थीटा, ठीक है, और आपको ये लंबवत घटक में अप्लाई करना है P के साथ में sin थीटा, ठीक है। तो आपको मिलेगा त्रिज्यक घटक 1/4πε0 2p cos θ/r³ और लंबवत घटक मिलेगा आपको 1/4πε0 p sin θ/r³, ठीक है। कहां से आया पता चला, तो त्रिज्यक घटक आता है आपका इस अक्ष वाले से, क्योंकि जो आपका P है ये सिर्फ P के साथ में नहीं है, cos थीटा के साथ में है, और ये वाला लंबवत वाला P जो है आपके sin के साथ में है। तो जब आप त्रिज्यक घटक के लिए या फिर अक्षीय स्थिति के लिए ER लिखते हो तो आपको मिलता है 1/4πε0 2p cos θ/r³, और लंबवत घटक का मतलब होता है निरक्षीय वाले के केस में से आप p sin थीटा अप्लाई करोगे और आपको मिलेगा फॉर्मूला 1/4πε0 p sin θ/r³। मतलब मिला जुला के आपको ये दोनों चीज याद रखनी है, ठीक है। अगर आपको किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो करना क्या है, इस बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र के दो घटक मिलेंगे, एक होता है त्रिज्यक घटक, इसको ER से दिखाते हैं, फॉर्मूला 1/4πε0 2p cos θ/r³, दूसरा होता है लंबवत घटक E थीटा से दिखाते हैं 1/4πε0 p sin θ/r³, भी इसका फॉर्मूला होता है। अब देखना, आपके पास में ER और E थीटा दो वैद्युत क्षेत्र के घटक हैं, आपको चाहिए इसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र,
ठीक है। और परिणामी आप कैसे निकालते हो, ये दोनों देखो ई आर और ई थीटा दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं, तो इनका परिणामी ऐसे बीच से होते हुआ जाए, ठीक। अब अगर इनका परिणामी ऐसे बीच से चला गया, ठीक है, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या मिलेगा आपको, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो आपको इसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, एक ये आपका वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ई है, और दोनों के बीच से 90 डिग्री होते हुए इसका परिणामी गया है। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, जैसे अगर दो वेक्टर्स ए और बी हों, ठीक है, और उनका अगर परिणामी दिया गया है आपको ऐसे बीच से, मान लेते हैं इसका परिणामी क्या है सी, अगर वो 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं तो इनका परिणामी आपको मिलेगा ऐसे, वेक्टर सी बराबर अंडर रूट वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है कि अगर दो वेक्टर्स 90 डिग्री के एंगल पे हों और उनका परिणामी उनके बीच से जाए, तो उसका जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। आगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र को हम लोग मान लिया है ई है, तो ई इज इक्वल आपको मिलेगा अंडर रूट, एक है आपका, इसको मान लेते हैं ए और ये वाला आपका बी, तो ई आर का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा परिणामी वैद्युत क्षेत्र। आगे इसकी वैल्यू पुटअप करिए, तो वैल्यू पुटअप करेंगे, ई आर का कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बटे आर क्यूब और इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। आगे प्लस ई थीटा की वैल्यू पुटअप करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा बटे आर क्यूब और इसका भी होल स्क्वायर है, ठीक है। दोनों का होल स्क्वायर कर लो आप, तो आपको मिलेगा अंडर रूट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, ये 2p का करोगे तो 4p स्क्वायर, कॉस थीटा का करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे ये आर क्यूब का आपको मिलेगा आर क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। प्लस इसमें भी वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इंटू पी साइन थीटा का करोगे तो पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन आर क्यूब का करोगे तो आर क्यूब के पावर में 2, ये इसका स्क्वायर हो गया। अगर ध्यान से देखो आप तो इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर कॉमन कर सकते हो आप, इधर से पी स्क्वायर और पी स्क्वायर को आप कॉमन कर सकते हो, आर क्यूब के स्क्वायर को आर क्यूब के स्क्वायर को आप कॉमन कर सकते हो, तो सीधा सीधा इसको कॉमन कर लो। तो जब आप इसको कॉमन करोगे तो आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी स्क्वायर अपन आर क्यूब के पावर 2, इन सबको आपको क्या करना है कॉमन करना है, ठीक है। इस पूरे को आपको कॉमन करना है, जब आप कॉमन करोगे तो आपको मिलेगा क्या, इसमें से ये चला गया पी स्क्वायर चला गया और ये नीचे वाला चला गया, बचा आपका 4 कॉस स्क्वायर थीटा और आगे वाले से ये चला गया पी स्क्वायर चला गया और ये नीचे का चला गया, तो बचा आपका केवल साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपका आगे, और आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो आपको मिलेगा, ये आप इसको नोट करो तो हो गया। तो आगे E इज इक्वल अंडर रूट से इसको बाहर कर लो आप, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर है और पी स्क्वायर है आर क्यूब का स्क्वायर है, इन सबको बाहर कर लो, तो बाहर करोगे तो आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये पी अपन आर क्यूब, इतना आपका ये हो गया, ये पूरा का पूरा टर्म बाहर हो गया, क्योंकि सबके सब देखो आप स्क्वायर में तो सबको बाहर कर लिए। आगे अंडर रूट, ये देखो 4 cos स्क्वायर थीटा है प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा को आप ऐसा लिख सकते हो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा,
ठीक है, 4 cos स्क्वायर थीटा को 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 3 एक मिला के 4 आपका हो जाएगा, और आपका एक है साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है, उसकी वैल्यू होती है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, और आपका बचेगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट में आपको मिलेगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और यही होता है आपका किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आपका किसी भी स्थिति के लिए फॉर्मूला होता है। अब आप चाहो तो इधर से अक्षी का भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो और निरक्षी का भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, ठीक है। कैसे? जैसे अगर मान ली कि जो आपका एंगल था, यदि जो आपका थीटा था उसकी वैल्यू हो 0 डिग्री, ठीक है, क्योंकि अक्षी का मतलब होता है एक्सिस पे, और एक्सिस पे आप अगर थीटा की वैल्यू रखोगे तो आपको 0 डिग्री मिलेगा। तो मान लेते हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। तो अगर आप इस फॉर्मूले में 0 डिग्री पुटअप करोगे तो E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये P बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब अंडर रूट कॉस 0 की वैल्यू 1, तो कॉस स्क्वायर 0 की वैल्यू 1 का स्क्वायर कर लो तो 1 ही रहेगा। ये 3 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 प्लस 1, ठीक है, और 3 प्लस 1 मिला के आपको मिलेगा 4, ठीक है, 3 प्लस 1 मिला के आपको 4 हो जाएगा, और 4 को बाहर करोगे तो E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट 4 का वैल्यू 2 होता है, 2p बाई आर क्यूब। ये हो गया आपका अक्षीय स्थिति के लिए फॉर्मूला, ठीक है, ये अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला हो गया, है ना। तो किसी भी स्थिति से आपने अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला डिराइव कर लिया, ठीक है। और अगर आप निरक्षीय स्थिति का भी फॉर्मूला डिराइव करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो। जैसे आपने थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखी थी, तो आप थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखो, ठीक है। अगर आप थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखोगे तो 90 डिग्री में क्या होगा, ये cos 90 मिलेगा, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो 3 में अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा 0 टर्म हो जाएगा, और ये बचेगा आपका केवल और केवल 1, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू अगर थीटा बराबर आप 90 डिग्री रखते हो तो आपको मिलेगा E इज इक्वल, ये 0 हो गया, अंडर रूट में 1 बचा, 1 को बाहर कर लो तो आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब, और यही होता है आपका किसी भी स्थिति के लिए, ये निरक्षीय स्थिति के लिए फॉर्मूला, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब, और थीटा इज इक्वल 0 डिग्री रहेगा तो आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब, जो अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये था आज का पूरा टॉपिक, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।